Hey everyone, this is Gitanjali. Welcome back to my channel. So this video is the part 5 of our chapter Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization. So ये आखिरी पार्ट होने वाला है. इसमें हम चैप्टर को कंक्लूड कर लेंगे, मतलब चैप्टर इस वीडियो में खत्म हो जाएगा. So without any further delay, let's get started. So अगले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि जितने भी एस्पेक्ट है हरप्पन सिविलाइजेशन के, उसके बाद कहाँ से कैसे वो ट्रेड करते थे और भी बहुत कुछ था उसमें. डिटेल में जानने के लिए डू चेक इट आउट. सो इन दिस वीडियो आवर टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट. अब ये बात हो गया कि हरप्पन सिविलाइजेशन कैसा होता था, पर अब के समय में जो हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में इतनी सारी बातें हमें पता चली हैं, वो कैसे पता चली हैं, कौन कौन से ऐसे एविडेंस थे जिससे हमें पता चलता है हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे ज़्यादा से ज़्यादा. सो यहाँ पे हरप्पन स्क्रिप्ट है वो ज़्यादा हेल्प नहीं प्रोवाइड करता है हरप्पन सिविलाइजेशन के पास्ट को समझने के लिए. सो यहाँ पे हमें डिपेंड होना पड़ता है मटेरियल एविडेंसेस पे, जो हमको हेल्प करता है पास्ट को समझने में. जैसे कि मटेरियल एविडेंसेस बोलने का मतलब है पॉटरीज, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स. मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी कुछ भी मटेरियल एविडेंस मिले हैं वहाँ के साइट से, और जितने भी खुदाई के दौरान सामान चीज़ें मिली हैं, वो सब से ही धीरे धीरे करके पता लगाया जाता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सभ्यता मतलब कैसी होती थी. ठीक है. तो अब रही बात ऑर्गेनिक मटेरियल्स की, जैसे कि क्लोथ्स, लेदर, वुड, वो जनरली क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं. तो वो सब तो नहीं ज़्यादा एविडेंसेस उस सब चीज़ के मिले, क्योंकि वो सब डिकम्पोज हो गए थे. और जो भी कुछ बचा है उनमें से है स्टोन, बर्न्ड क्ले और टेराकोटा, मेटल एक्सेट्रा. यही सब कुछ बच पाया है और यही सब कुछ से मटेरियल एविडेंसेस से हमें पता चलता है उसके पास्ट के बारे में. और भी क्या किया जाता था पहले, ये भी पॉसिबल है कि बहुत सारी चीज़ों को रिसाइकल भी कर लिया जाता था, तो उसके कारण भी हमें वो सब चीज़ें नहीं मिली है जितने भी वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स थे. नाउ आवर सब टॉपिक इज क्लासिफाइंग फाइंड्स. इसमें रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज. आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासीफाई देयर फाइंड्स. जब वहाँ से खुदाई के दौरान आर्टिफैक्ट्स रिकवर किए जाते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, जो मेन काम हो जाता है वो है फाइंड्स को क्लासीफाई करने का. ठीक है. तो वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज इन टर्म्स ऑफ मटेरियल सच एज स्टोन, क्ले, मेटल, बोन, आइवरी एटसेट्रा. एक सिंपल जो प्रिंसिपल होता है क्लासिफिकेशन करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है मटेरियल्स के टर्म में, कि वो किस मटेरियल से बना है, स्टोन से बना है, क्ले से बना है, मेटल से बना है, कोई बोन, आइवरी एक्सेट्रा से बना है क्या. और जो सेकंड एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड जो प्रिंसिपल है जिसको क्लासिफाई किया जाता है फाइंड्स को, वो है उसके फंक्शन के टर्म्स में. मतलब वो जो आर्टिफैक्ट रिकवर हुआ है खुदाई के दौरान, उसका फंक्शन क्या है, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था पास्ट में. आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्टिफैक्ट इज एन ऑर्नामेंट और अ टूल और बोथ और समथिंग मेंट फॉर रिचुअल यूज. मतलब जो आर्टिफैक्ट वहाँ से खुदाई के दौरान मिले हैं, वो सब किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते थे बेसिकली, वो कि क्या वो एक टूल है से कोई कुछ काम किया जाता होगा, या फिर कोई ऑर्नामेंट है, कोई सजाने की चीज़ है, पहनने की चीज़ है, या फिर दोनों ही है, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा. और कोई ऐसा भी आर्टिफैक्ट है जिसका रिचुअल यूज़ पता चले, मतलब क्या उसको रिचुअली यूज़ करने के लिए बनाया जाता होगा. ये जो चीज़ है, दो तरीके के प्रिंसिपल लगाए जाते हैं क्लासिफाई करने के लिए कि आखिर जो फाइंड्स मिले हैं वहाँ पे वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे, किस तरीके का है. ठीक है. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज टू अंडरस्टैंड ऑफ विच मटेरियल इट हैज़ बीन मेड. और तो जो दूसरा है वो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन है, वो फंक्शन क्या करता होगा. और फंक्शन को मिलाने के लिए आज के समय के मतलब प्रेजेंट डे में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं उससे रिलेट किया जाता है कि हाँ प्रेजेंट डे में अभी यहाँ पे इस चीज़ के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, तो हो सकता है पास्ट में भी वैसा ही कुछ चीज़ों के इस्तेमाल के लिए वो आर्टिफैक्ट को यूज़ किया जाता होगा. और उनमें से बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बीड्स, कॉर्न्स मतलब होता है बट्टा. Stone blades and pots are obvious examples. Archaeologists also try to identify the function of an artifact by investigating the context in which it was found, and was it found in a house, in a drain, or in a grave, or in a kiln. मतलब कि वो जो आर्टिफैक्ट रिकवर हुआ है वो कहाँ से पाया गया है, क्या वो किसी के घर से पाया गया है, या फिर कोई ड्रेन से,
पाया गया है या फिर कोई ग्रेव से या फिर कोई फर्नेस से पाया गया है, कहाँ से पाया गया है, उस हिसाब से अनुमान लगाया जाता था कि हाँ ये जो आर्टिफैक्ट है या फिर ये जो फाइंडिंग है ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को डिपेंड रहना पड़ता है इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे रादर देन डायरेक्ट एविडेंसेस पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, जो क्लोथ्स वहाँ पे पहनते थे वो किस तरीके के पहनते थे, अगर उसके बारे में हमें जानना है तो कॉटन के एविडेंसेस तो हमें ज़्यादा नहीं मिल सकते क्योंकि कॉटन डिकम्पोज हो गया होगा, मिट्टी में मिल गया होगा, तो वो उसके एविडेंसेस हम ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो उसके जगह पे वो लोग स्कल्पचर का मतलब स्कल्पचर पे किस तरीके के कपड़े पहनाए जाते थे वो देख के समझते थे कि वहाँ का टू फाइंड अबाउट क्लोथिंग। सिंपल यहाँ पे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शंस कैसे होती थी, प्रेजेंट डे रिजेम्बलेंस से, मतलब प्रेजेंट डे में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था उससे पता लगा जाता कि पास्ट में भी वैसे ही यूज़ किया जाता होगा। इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा वो है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। मतलब किसी भी आर्टिफैक्ट या फिर कोई भी चीज़ मिली है उसको इंटरप्रेट किस हिसाब से करें और उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती थी जिसके कारण इंटरप्रिटेशन जो था आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा वो थोड़ा उनके लिए हार्ड बन जाता था या फिर टफ हो जाता था कि वो चीज़ों को इंटरप्रेट किस तरीके से करेंगे। उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे तो वो देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आती है। मतलब कि वहाँ का रिलीजन क्या था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या क्या थी, मतलब कोई रिलीजन भी था या नहीं, उसके बारे जानने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आए हैं पर पता नहीं एग्जैक्टली कि क्या है क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस है। Early archaeologists thought that certain objects which seemed unusual or unfamiliar may have had a religious significance। मतलब पहले के, अभी से कुछ समय पहले आर्कियोलॉजिस्ट क्या समझते थे, क्या सोचते थे कि जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले जो अनयूजुअल दिखते हैं, अनफेमिलियर है, मतलब उसको जाना पहचाना ज़्यादा नहीं लग रहा है, उनको एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस दे दिया जाता था कि हाँ ये ऑब्जेक्ट हो सकता है कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस का हो। These included terracotta figurines of women heavily jeweled, some with elaborate headdresses। मतलब बहुत सारे ऐसे भी हमें स्कल्पचर मिले हैं, स्टैचूज मिली है जिससे थोड़ा मोड़ा हमें पता लग सके कि हाँ हो सकता है कि ये इसको वर्शिप किया जाता होगा या फिर इसका कोई सिग्निफिकेंस होगा। ऐसी ही एक फिगरीन मिली है ऑफ विमेन हेविली ज्वेल्ड है, मतलब बहुत सारे उनको ज्वेलरी पहनाया हुआ है, फिर सम विथ एलेबोरेट हेड ड्रेसेस, और उनके जो माथे पे अच्छे से कलाकृति भी दिखाई गई है। कुछ इस तरीके का एविडेंस मिला है। मदर गॉडेस का नाम दे दिया जाता है वो फिगरीन को, ठीक है। दीज वर रिगार्डेड एज मदर गॉडेसेस। कभी कभी दीज वर रिगार्डेड एज मदर गॉडेसेस। अब ये जो फिगरीन मिली है इसको मदर गॉडेस के नाम से जाना जाता है। कुछ इस तरीके का दिखता है वो फिगरीन। एक और जो मैन की स्टोन स्टैचू मिली है इन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर, seated with one hand on the knee such as the priest king, was also similarly classified। अब एक और जो फाइंड मिला था, एक और स्टैचू मिला था मैन का जो कि एक स्ट्रेट पोस्चर में बैठा हुआ है और उसका जो एक हैंड है वो उसके एक नी पे है, ठीक है, और उसको प्रीस्ट किंग का नाम दिया गया है। अब ये सब तो बात हो गया कि एक विमेन की फिगरीन मिली तो उसको मदर गॉडेस बोल दिया, एक मैन की सीटेड पोस्चर वाली स्टैचू मिली उसको प्रीस्ट किंग बोल दिया। अब अलग से जो स्ट्रक्चर्स मिले हैं साइट्स पे, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, ग्रेट बाथ मिला है, फिर बड़ी सी ग्रेनरी मिली है, फायर अल्टर्स मिले हैं। वो सब स्ट्रक्चर्स को भी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस दे दिया जाता था कि हाँ ग्रेट बाथ का कुछ पता नहीं लग रहा है तो हो सकता है कि मतलब इसकी बनावट से पता लगता है कि ये स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए यूज़ किया जाता होगा। फायर अल्टर्स को देख के भी पता लगाया जाता है कि इसका भी कोई ना कोई तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा, जो कि कालीबंगन और लोथल के साइड से मिली है। Attempts have also been made to reconstruct religious beliefs and practices by examining seals, some of which seem to depict ritual scenes। मतलब कि ऐसे भी अटेम्प्ट्स किए गए हैं टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारे सील्स को एग्जामिन किया गया है जो कि ऐसा दिखाता है कि रिचुअल सीन्स को डिपिक्ट करते हैं। अदर्स विथ प्लांट मोटिव्स आर थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप। और भी कुछ पता लगाया गया है, जैसे कि कोई सील्स में बहुत सारे मोटिव्स मिले हैं नेचर के, प्लांट के,
बहुत सारे मोटिव्स मिले तो उसको दिखाया जाता है, ऐसा इंडिकेट किया जाता है कि वो नेचर की वर्शिप भी करते थे उस समय के लोग, ठीक है, मदर गॉडेस को भी मानते थे और प्रीस्ट किंग को भी मानते थे, मतलब उनका भी कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा। Some animals such as the one-horned animal, often called the unicorn depicted on seal, seem to be mythical composite creatures। मतलब अब वहाँ पे कुछ कुछ एनिमल ऐसे भी दिखाया, जैसे वन हॉर्न एनिमल है उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है, वो दिखता है कि ऐसा सच में नहीं होगा, वहाँ पे उस समय पे वो मिथिकल है, मतलब सच का नहीं है। और एक बात जो जानने वाली है वो है कि एक फिगर मिला है सिटेड विथ क्रॉस लेग्ड, मतलब एक फिगर मिला है जिसमें वो इंसान क्रॉस लेग करके बैठा हुआ है योगिक पोस्चर में, समटाइम्स सराउंडेड बाय एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स उसके आजू बाजू खड़े हैं। हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ डिपिक्शन ऑफ प्रोटोशिवा, और उस फिगरिंग को प्रोटोशिवा का नाम दे दिया गया है क्योंकि वो एक अर्ली फॉर्म ऑफ मेजर डिटीज ऑफ हिंदुइज्म को डिपिक्ट करता है। प्रोटोशिवा का नाम दिया गया है क्योंकि वो हिंदुइज्म के जो गॉड है, मेजर डिटी हैं, उनको डिपिक्ट करता है, तो उनको प्रोटोशिवा बोल दिया गया है। Besides conical stone objects have been classified as lingas, जितने भी conical stone के ऑब्जेक्ट मिले हैं उसको लिंग बोलते हैं, मतलब उसका भी कोई ना कोई religious significance होगा। Many reconstructions of Harappan religion are made on the assumption that later traditions provide parallels with earlier ones। अब ज़्यादातर जो भी अनुमान या फिर इंटरप्रेट किया गया है ये सब चीज़ों को, ये सब फाइंडिंग्स को जो हरप्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं वो सबको ज़्यादातर लेटर ट्रेडिशंस के हिसाब से, मतलब उसके पैरेलल में रख के ही ऐसा अनुमान लगाया गया। दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट ऑफन मूव फ्रॉम नोन टू द अननोन। क्यों ऐसा क्यों है कि पहले के हरप्पन रिलीजन को बाद के लेटर ट्रेडिशंस के पैरेलल रखा गया है और उससे हम रेफरेंस लेके समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उनके रिलीजन को, हरप्पन्स के, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली गो फ्रॉम नोन टू अननोन एंड दैट इज फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, मतलब प्रेजेंट में कैसा क्या होता है वो हिसाब से पास्ट के बारे थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं। While this is plausible in the case of stone coins and pots, it becomes more speculative when we extend it to religious symbols। लेकिन ये सब वहाँ तक तो ठीक है जब तक हम स्टोन कॉर्न्स को और पॉट्स को अनुमान लगाते हैं कि अब के ज़माने में पॉट्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉर्न सिलबट्टा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो पहले ज़माने में भी उसको उसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता होगा। लेकिन हम थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव हो जाते हैं जब हम रिलीजियस सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। आज के ज़माने में जो सिंबल्स और रिलीजियस जो भी कुछ चीज़ें हैं वो सब बहुत ज़्यादा इवॉल्व होके आई हैं, तो हम एकदम डायरेक्ट अनुमान नहीं लगा सकते, एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते कि हाँ पहले में भी इन पर्टिकुलर हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये रिलीजन आज के हिसाब से पैरेलल में हो, मतलब कि जो अभी है वही पहले होता हो, वही रिलीजियस सिग्निफिकेंस वो चीज़ का उस समय पे होता हो। आई होप कि अच्छे से समझ आ रहा होगा। जैसे कि जो प्रोटोशिवा की सील्स मिली है उनको ज़्यादातर, मतलब प्रोटोशिवा की सील मिली है वो थोड़ा ऐसा पोस्चर बनाया हुआ है कि अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट जो ऋग्वेद है उसमें मेंशन है गॉड, एक गॉड का नाम जो रुद्र नाम से मेंशन है ऋग्वेदा में, ठीक है, विच इज़ अ नेम यूज फॉर शिवा इन लेटर पौराणिक ट्रेडिशंस, जो कि उस ऋग्वेद में जो रुद्र है उनको लेटर पौराणिक ट्रेडिशंस में शिव का नाम दिया गया है। हाउएवर अनलाइक शिवा, जो कि शिवा है, unlike Shiva, Rudra in the Rig Veda is neither depicted as Pashupati, lord of animals in general and cattle in particular, nor as a yogi। लेकिन बात यहाँ ये है कि ऋग्वेद में जो रुद्र हैं उनको ना ही ऐसा दिखाया गया है कि वो पशुपति हैं, मतलब लॉर्ड ऑफ एनिमल्स हैं, और ना ही एक योगी है जैसा कि हमें सील्स फिगरीन्स मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई में। तो ऐसा तो एकदम डायरेक्ट हम लोग अनुमान या फिर एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो प्रोटोशिवा है वो शिव ही है, वहाँ पे शिव की ही पूजा की जाती होगी। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ हो भी सकता है पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता। In other words, this depiction does not match the description of Rudra in the Rig Veda। So ये जो योगिक क्वेश्चन में मिले हैं, ये सब जो फिगरीन्स मिली है, this do not match the description of Rudra in Rig Veda। रुद्र जो ऋग्वेद में है वो उनसे मेल नहीं खाता ये प्रोटोशिवा का जो हमको मिला है फिगरीन, ठीक है। So is this then possibly a shaman
as some scholars have suggested. तो अब ये बोला जाता है कि अगर वो रुद्र नहीं है, प्रोटोशिवा ऋग्वेदा में जो मेंशन है, जो गॉड का नेम वो नहीं है, तो हो सकता है कि वो एक शामन हो। अब शामन क्या होता है? मैन एंड वुमेन क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स। शामन्स मतलब वो जो फिगरीन मिली है प्रोटोशिवा की, तो उसको बोला जा रहा है कि वो शायद एक शामन हो सकते हैं। शामन्स मतलब कि जो ऐसे मैन और वुमेन जो क्लेम करते हैं कि हमारे पास मैजिकल पावर्स है, हीलिंग पावर्स है, मतलब हम मैजिक कर सकते हैं, एज एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर वर्ल्ड, और दूसरी दुनिया से भी बात करने की क्षमता है उनके अंदर। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा एक्स्ट्रापोलेट भी किया जाता है कि अगर वो रुद्र नहीं, और अगर जो लेटर पुरानी ट्रेडिशन में जितने भी गॉड्स दिए गए हैं, अगर वो सील्स वो नहीं है, तो शायद से वो एक शामन हो सकती है। So with this we come to an end of this chapter. We have concluded this chapter in this entire video. So हमने क्या जाना हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे अच्छे से। इस चैप्टर में हमें फेयरली गुड आइडिया तो हो गया है कि हड़प्पन इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी, साथ ही साथ वहाँ के सोशल डिफरेंसेस और जितने भी एस्पेक्ट है, और इन शॉर्ट वो जो सोसाइटी थी, पूरी की पूरी सभ्यता, वो फंक्शन कैसे किया करती थी, वो तो समझ आ गया। पर और भी कुछ हमें पता लग सकता है जब उसकी लैंग्वेज, उसकी स्क्रिप्ट डेसिफर हो जाएगी। तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि वो हड़प्पन्स जो थे वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे बोलचाल में। और भी ऐसे बहुत सारे सेवरल रिकंस्ट्रक्शंस हैं जो कि स्पेक्युलेटिव अभी के टाइम में भी है, जैसे कि ग्रेट बात एक रिचुअल स्ट्रक्चर था कि नहीं, या फिर वो लिटरेसी वहाँ पे कितनी थी, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़े लिखे लोग होते थे, कितने होते थे। वाई डू हड़प्पन्स सिमिट्रीज शो लिटिल सोशल डिफरेंसेस। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अभी अराइज होते हैं जिनका आंसर उतने अच्छे से हमें मिल नहीं पाया है। ऑल्सो अनआंसर्ड आर क्वेश्चंस ऑन जेंडर। जेंडर के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं वो सब भी अनक्लियर है कि कौन कौन से वर्क, सोशल डिफरेंसेस में ये भी आ जाता है कि जेंडर डिफरेंसेस था कि नहीं, वुमेन के लिए कोई दूसरा वर्क, मेन के लिए कोई दूसरा वर्क था, जैसे कि क्या वुमेन सिर्फ पॉटरी बनाती थी या फिर सिर्फ उनको पेंट करती थी। What were the terracotta female figurines used for? Very few scholars have investigated issues of gender in the context of the Harappan civilization, and this is a whole new area for future work. तो future work के लिए बहुत सारे अभी भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि unanswered है। So with this we conclude our chapter bricks, beads and bones, the Harappan civilization. So we'll meet with our next chapter. So तब तक के लिए stay tuned and subscribe to my channel. Thank you.